नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी पर इस कदर हंगामा हुआ है कि केरल से लेकर दिल्ली तक और रायपुर से लेकर बस्तर तक सब कुछ ऊहापोह की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि यहां पर बीजेपी से सेल्फ गोल हो गया है। बजरंग दल की शिकायत के आधार पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन, एक पास्टर को गिरफ्तार किया गया। पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप यह थे कि वो वहां नारायणपुर की 3 युवतियों को लेकर के जा रहे थे अपने साथ आगरा ये लोग, और उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाना था। युवतियों ने थाने में ये बयान भी दिए कि हां, उन्हें जबरन ले जाया जा रहा था, और इस पर यह पूरा मामला बना और इन्हें जेल भेज दिया गया आरपीएफ थाने के गिरफ्तारी की हिरासत में लेने के बाद। इसके बाद नया खुलासा होता है। नया खुलासा क्या होता है कि पीड़ित युवती का एक बयान सामने आता है और वो कहती है कि मारपीट करके हमसे जबरन बयान दिलवाया गया और बेवजह उन ननों को फंसाया गया। उधर केरल से पहले विपक्ष के नेता मिलने सरकार से और नन से जेल में मुलाकात करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं रातों रात, और अगले दिन सुबह केरल बीजेपी के नेता भी पहुंच जाते हैं। केरल बीजेपी के तमाम नेता छत्तीसगढ़ सरकार पर, पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि इन ननों को छोड़ दीजिए। सोचिए, केरल में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी बीजेपी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, उस पर दबाव बना रहे हैं कि ननों को आपने गलत गिरफ्तार किया है। यह मामला सदन में उठ जाता है, लोकसभा तक चला जाता है, स्थगन प्रस्ताव आ जाता है, लोकसभा के सामने इस पर प्रदर्शन होता है। पीएम मोदी और अमित शाह जी से मुलाकात करता है प्रतिनिधिमंडल, और फिर यह कहा जाता है कि अब हमें यह आश्वासन मिल गया है। बीजेपी के नेता मिले हैं अपने ही वरिष्ठ नेताओं से और छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी का विरोध किया, और उनका कथित तौर पर यह कहना है, केरल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका, कि हमें आश्वासन मिल गया है कि सरकार या पुलिस ननों को जमानत का विरोध नहीं करेगी। अब आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है, विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे की कहानी यह है कि केरल में नगरीय निकाय के चुनाव हैं और 2 महीने बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने। तो क्या विधानसभा के चुनाव केरल में बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में पकड़ी गई ननों को छोड़ दिया जाएगा, या फिर गलती से, गलत तरीके से ही गिरफ्तारी हुई थी इसीलिए छोड़ना पड़ेगा? बड़ा सवाल। शुरू करते हैं आपकी बात। इस पूरे मामले में 360 टर्न देने वाला पीड़िता का बयान सुन लीजिए। साफ तौर पर कह रही है कि हमें कोई जबरदस्ती भगा के नहीं ले गया, हम अपनी मर्जी से गए हैं। मुझे कन्वर्ट करने का सवाल इसलिए नहीं उठता, वो कह रही क्योंकि मैं 5-6 साल पहले से ईसाई धर्म अपना चुकी हूं। मेरे साथ जो लड़कियां गई थी वो 8-10 साल पहले से ईसाई धर्म अपना चुकी हैं। हमें आरपीएफ थाने में मारपीट करके बयान लिया गया। बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए पीड़िता ने, सुनिए। हम लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोगों की जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, उन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर, और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर। जी। तो कितना समय हो गया जो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपके पूरा परिवार है कि आपकी है? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार? मैं नहीं गई सर, उन लोग के ऊपर ज्यादा दबाव था सर, उन लोग को ज्यादा डराया धमकाया गया सर, और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज्यादा सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती ले जाकर धर्म? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल में? जी। तो वो आप लोग को बरगला के ले जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या है? नहीं सर, वो जबरदस्ती नहीं सर। जबरदस्ती नहीं ले जा। हम लोग को पूछा गया कि तुम लोग जाओगे तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा बोले सर। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, और पलटवार में सीएम साहब क्या कह रहे हैं ये दोनों बयान भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक आदिवासी युवक युवतियों को टारगेट कर
उनसे मारपीट कर, बजरंग दल को सामने कर, डरा धमका कर जिस तरह से झूठे FIR कराए, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के नॉन इश्यू है, नाम का इश्यू है, उसको लेकर के गृह मंत्री से भी मिले थे विपक्ष के सांसद। कानून अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नॉन इश्यू है, नाम का इश्यू है, उसको लेकर के गृह मंत्री से भी मिले थे विपक्ष के सांसद। कानून अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नॉन इश्यू है, नाम का इश्यू है, उसको लेकर के गृह मंत्री से भी मिले थे विपक्ष के सांसद। कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, सीएम साहब ये कह रहे हैं। आइए सीधे सवाल दिखाते हैं। सवाल क्या है हमारे आज के? नन की गिरफ्तारी पर बैकफुट पर बीजेपी, पीड़िता बोली झूठे बयानों के लिए मारपीट की। केरल में चुनाव इसलिए धर्मांतरण पर बढ़ गई बीजेपी, केरल बीजेपी अध्यक्ष बोले गलतफहमी में हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस बोली धर्मांतरण के नाम पर चल रही गुंडागर्दी, पीड़िता और केरल के नेताओं ने पोल खोल दी। नन की गिरफ्तारी मामले में फंस गई छत्तीसगढ़ बीजेपी, केरल में चुनाव इसलिए पुलिस जमानत का विरोध नहीं करेगी। सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष मिशनरी फोरम अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और अमितोष पारीक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं अरुण पन्नालाल जी आपके पास। आज पीड़िता का बयान भी ये सामने आ गया है और वो कह रही है कि मेरे साथ मारपीट की गई। वो ये भी कह रही है कि मैं ऑलरेडी कन्वर्टेड हूं। वो ये भी कह रही हैं कि जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था, हम काम करने आगरा जा रहे थे। और ऐसे में अब ये लग रहा है कि ये शायद मामला जो है पुलिस को कोर्ट में लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए। कोर्ट में लड़ पाना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे कानून काम नहीं कर रहा है, कानून को पटरी से उतार दिया गया है। और यही आरोप आज नहीं लगाए थे, हमने पहले दिन ही लगाया था कि दो लड़के आकर के उन लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे थे जब वो बेंच पे बैठी हुई थी। और जब वो घबरा के रोने लग गई और उनने टीटी को फोन किया तो टीटी ने बजरंग दल को फोन किया और तब जाकर के ये उत्पात हुआ है। तो इस तरीके से और उसके बाद आकर के सीधा थाने में ले गए हैं। और हमारी आपत्ति जो है, आप हमको गिरफ्तार करिए, जो करना है सब करिए, पर कानून आज अपना काम नहीं कर रहा है। ये हमारा पहला आरोप है। वो इसलिए है क्योंकि थाने के अंदर मारपीट करना और थानेदार का बैठे रहना वहां पे, और पुलिस पूरा का पूरा पुलिस अमला वहां बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। और एक महिला जो पहले बोल रही थी कि मैं बजरंग दल की हूं, आज बजरंग दल ने बोल दिया कि वो हमारे सदस्यता है ही नहीं, वो दुर्गा वाहिनी की है। तो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में आज कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की पहुंच गई है। यह हमारे लिए सबसे आपत्तिजनक बात है। दूसरी आपत्तिजनक बात यह है, क्या मैं ईसाई होने के कारण दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता? अपनी उन्नति करने के लिए क्या हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते? और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, धर्मांतरण के आरोप बेसलेस हैं। और आज और बल देते हुए मैं कहता हूं, अगर हमें धर्मांतरण करना होता तो हम आज 3% नहीं रहते। 200 साल तक अंग्रेजों का राज था, आज पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन गया होता। और दूसरी बात मैं और बल देने के लिए बोल रहा हूं, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी जब शोलापुर में 4 लाख लोगों के साथ ईसाई धर्म अपनाना चाह रहे थे तो उनको मना कर दिया था, क्योंकि उनका बात थी कि वो अभी हमारी विचारधारा से परिपक्व नहीं हुए हैं। तो हम जब तक कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति ईसाई विचारधारा को नहीं समझता है और पूरी तरीके से अपने आप को धर्म में समर्पित नहीं करता है, तब तक उसको ईसाई नहीं बनाया जाता है। ये मेरी बातें हैं। और आज जितना भी कानून व्यवस्था है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स, इसके पहले वो आदेश सोनी जैसे कोई आए थे, आज ये क्या नाम है इसका, ज्योति शर्मा जैसी आ गई, इनके हाथ में आज पूरी कानून व्यवस्था है। ये एसपी हैं, DYSP हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, थाने में जाके मारपीट कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। ठीक है सर, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर के सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास।
सुरेंद्र वर्मा जी, ये देखिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का भी जो स्टैंड था, या सरकार का जो स्टैंड था, या बजरंग दल का जो स्टैंड था, उस पर केरल बीजेपी का स्टैंड या उनका हित भारी पड़ रहा है। और खुद केरल बीजेपी के लोगों ने आकर के दबाव बनाया है, वो प्रधानमंत्री तक गए, वो गृहमंत्री अमित शाह तक गए, और हर जगह हंगामा हुआ। और इस पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ सरकार के या पुलिस के खिलाफ है। क्या वजह है? अब अभिलाष जी, ये पूरा मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। 25 जुलाई की ये घटना है, दुर्ग जीआरपी के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था, उसमें कहीं पर भी 299 बीएनसी की धारा का उल्लेख नहीं था। और उसी दिन से ही केरल भाजपा के जो महासचिव हैं अनूप एंटोनी, वो रायपुर आए। यहाँ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के से मुलाकात कर प्रकरण की जानकारी लेने के बाद उनका बयान आया कि ये मामला न धर्मांतरण का है न मानव तस्करी का है। उसके बाद से लगातार केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी हैं, उनके ये ट्वीट आए, आपने भी देखा होगा अभिलाष जी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, और आज फिर से ट्वीट आया उनका, जिसको न्यूज एजेंसी है, जिसको हम सभी, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल कम ही उठते हैं, पीटीआई ने 1:55 में उसको ट्वीट किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें राजीव चंद्रशेखर जी, जो भाजपा के केरल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पूरा मामला गलतफहमी का है। आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा पीसीआर जरा वो ट्वीट चला दीजिए किरत जी, जो वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सर बगल में स्क्रीन पर, जो उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पीएम और अमित शाह जी से मुलाकात में मुझे आश्वासन मिल गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार विरोध नहीं करेगी। जी, वो है मेरे पास, ग्राफिक जरा चलाइए जरा पीसीआर। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत जी अभिलाष जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये स्वीकार करना और ये निर्देश देना, ये कहना कि राज्य सरकार को हम निर्देश देंगे कि जमानत का विरोध न करे। एक तरफ तो आपकी सरकार एफआईआर करवाती है, यदि इतना संगीन मामला था, यदि धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला था, तो फिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप जमानत देने के लिए विरोध भी नहीं करवाएं? तो ये पूरा राजनीतिक पाखंड जो है भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के लालच में जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसी का उदाहरण है। जो जिस प्रकार से आपने जो चलाया, पीड़िता के जो बयान है, जिनको जबरदस्ती डराया धमकाया गया, जिन महिलाओं से सार्वजनिक स्थल में दुर्ग रेलवे स्टेशन में दुर्व्यवहार किया गया, और उससे भी महत्वपूर्ण जो पुलिस थाने के भीतर के जो वीडियो है, वो तो निश्चित तौर पर डरावने हैं। एक आदिवासी युवक की पिटाई की गई वहां पर, तो किसने अधिकार दिया कानून को हाथ में लेने का? तो ये जो उन्मादियों को संरक्षण इस सरकार में मिल रहा है, और पूरी जो कार्रवाई अब ये लिपापोती कर रहे हैं, ये केरल में तो केरल के इनके तमाम नेता और राष्ट्रीय नेता, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी ननों के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है जो उजागर हुआ है। भाजपा इसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मामले उठाती है ताकि इनकी अक्षमता जो है वो ढक जाए, पर्देदारी की जा सके। मैं जल्दी से आ जाता हूं अमितोष जी आपके पास। अमितोष जी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बजरंग दल या हिंदूवादी संगठनों से बड़ी चूक हुई है, और आप लोग अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कथित तौर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा सर इससे, क्योंकि ये खिलाफ जाएगा। क्या वाकई में गलती हो गई, गलतफहमी हो गई, जैसा कि केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर बोल रहे हैं? जी अभिलाष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैनल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये अपने हिसाब से अपनी बातें बोलते रहेंगे। ये राजनीतिक पार्टी है कि कोई अपने को कुछ बोले, किसी को कुछ बोलेगी। मैं उस विषय पे नहीं पढ़ता। जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगातार तरीके से एंटी कन्वर्जन की मांग उठाई है। राजस्थान के अंदर में भी उठाई है, छत्तीसगढ़ में भी उठाई, मध्य प्रदेश में विभिन्न और कई जगह एंटी कन्वर्जन लॉ है, और वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वहां कन्वर्जन रेट बढ़ रही है जहां कांग्रेस सरकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश है। और इसीलिए हुआ क्योंकि वो भी इसको समझती है कन्वर्जन रेट हाई है। एक जोशुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी दैनिक भास्कर की, जहां पे लिखा गया था कि an investigation in Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha found that those who converted to Christianity claimed to have received financial assistance after going to church। पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो जीआरपी की इसमें कार्रवाई है। जीआरपी की कार्रवाई के अंदर में 3 विक्टिम इसके अंदर में थी। बयान आता है एक पीड़िता का, पीड़िता आती है ट्राइबल बेल्ट से,
और ट्राइबल बेल्ट से आने की वजह से उस पीड़िता को राहुल गांधी जैसे ही ट्वीट करते हैं और राजनीतिकरण चालू होता है, उसका बयान हॉस्टाइल हो जाता है। केरला नन रेप केस हुआ था अभिलाष जी, उसमें भी 14 विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे। हमें पता है कि 14 विटनेस हॉस्टाइल कैसे होते हैं, हमें पता है कि विक्टिम हॉस्टाइल कैसे होता है, और हमें पता है उन पे प्रेशर क्या बनाया जाता है। लेकिन जब अगर आप प्राइमा फेसी केस देखें, इसमें हम बिल्कुल कोई ना तो सेफ साइड है ना इसमें डेंजर साइड है। हम तो वही बात करते हैं जो समक्ष है और वही बात करते हैं जो कानूनी कार्रवाई है। 3 गर्ल को तो पकड़ा गया था, 2 क्रिप्टो, एक क्रिप्टो थी, उसमें कॉन्स्पिरेटर उसमें ऑलरेडी थी अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, आल्सो ए क्रिश्चियन। इंसिडेंट होता है, लेकिन नन आइडेंटिफाइड एज सिस्टर कोनिका एंड अरेस्टेड फॉर ट्रैफिकिंग, ये केस पूर्व में आया था। फादर जैसन सैरो मालबर अरेस्टेड फॉर ट्रैफिकिंग 42 यंग इंडियन, वो भी केस आया था। 2018 में रांची का केस आया था। चेन्नई बेस्ड चाइल्ड ट्रैफिकर्स लेड बाय चर्च प्रीस्ट अबडक्टिंग बेबीज सेलिंग देम, ये केस आया था। कैथोलिक प्रीस्ट प्लस 5 अरेस्टेड फॉर गैंग रेप एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज, ये केस आया था। 2014 के अंदर में एक कैथोलिक प्रीस्ट को अरेस्ट करा जाता है ट्रैफिकिंग और माइनर के रेप के अंदर में। तो ये क्या हो रहा है? जोशुआ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार देख लीजिए। ये कोई पहला केस नहीं जो सबके समक्ष है, ये केस जांच का विषय, और इसीलिए कोर्ट ने उनकी बेल डिनाई कर दी। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भरोसा है, हमारी जिम्मेदारी थी उसको। अमितोष एक मिनट, आप कह रहे हैं आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भरोसा है, पर बीजेपी के, ये देखिए बीजेपी केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सरकार यानी कि जांच एजेंसी, राज्य सरकार ननों की जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी। खुश हैं आप इससे कि भाई अंदर पकड़ लिया था आप छोड़ देंगे? खुश हैं? क्यों खुश होंगे हम इस बात से, बताइए। हमें ये लगता है कि इस तरीके के स्टैंड जो है देश के अंदर में क्रिश्चियनिटी और कन्वर्जन को और तूल देंगे। हमें लगता है कि जिस तरह से विषय पकड़ में आते हैं, आज वो आपसे छूटे, कल को किसी और को करेंगे। रांची के अंदर में 2018 में क्या हुआ था, छूटे थे, करा था। आप जब जब इनको छोड़ेंगे तब तब ये अपने एजेंडा पे रहेंगे, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो। आप बताइए ना अभिलाष, ट्राइबल बेल्ट पे क्यों क्रिश्चियन कन्वर्जन बढ़ रहे हैं, क्यों दूसरे नहीं बढ़ रहे हैं? और एक पीड़िता का बयान का तो कहां है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो हॉस्टाइल इसलिए हुई है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर उस पे आए, और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद हॉस्टिलिटी आती है, हमें सबको पता है। ठीक है सुनील चौधरी जी, ये बीजेपी कहते हैं ना फंस गई है, ये केरल में चुनाव है, अभी नगरीय निकाय चुनाव है और केरल का चुनाव हार ना जाए इसलिए जमानत देना पड़ेगा, तो दे दो। अब पूरी की पूरी केरल बीजेपी के लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, उधर दिल्ली जा रहे हैं, इधर सीएम साहब के पास आ रहे हैं, गृह मंत्री साहब के पास आ रहे हैं। तो धर्मांतरण के नाम पर झंडा बुलंद करने वाली छत्तीसगढ़ बीजेपी, केरल चुनाव में नुकसान ना हो जाए पार्टी को, अब धर्म संकट है साहब आपके पास। केरल चुनाव जिताना है या धर्मांतरण रोकना है, क्या डिसाइड करेंगे आप? और ये पहले ही डिसाइड कर लिया, उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार क्या करने वाली कोर्ट में। देखिए पहले से डिसाइडेड है कि जमानत का विरोध नहीं करेंगे। राम राम, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जितनी चर्चा हो रही है उसमें सम्माननीय अरुण पन्नालाल जी बैठे हैं जी। अरुण पन्नालाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, बड़ा सीना ठोक के किया, हम चाहते तो पूरे देश को कन्वर्ट कर लेते। आप 200 साल पहले ही कन्वर्जन शुरू किए थे। ये जो समस्या है ना छत्तीसगढ़ में, 157 साल पुरानी समस्या है। वो जो लोर नाम के अधिकारी 1868 में आए थे ना, विश्रामपुर दरचूरा गांव, वहां से कन्वर्जन शुरू हुआ था, और वो आप छत्तीसगढ़ को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। देखिए ये आज जो विषय है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम छत्तीसगढ़ की हमारी बेटियों के साथ खड़े हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति के साथ नहीं खड़े। सरकार छत्तीसगढ़ की वो आदिवासी बेटियों के साथ खड़ी है जिनकी मानव तस्करी हो रही थी। बीएनएस की धारा 143 मानव तस्करी, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अपराध दर्ज है, और स्पष्ट रूप से परिभाषित उस धारा में किया गया है कि यदि तस्करी के अपराध में जो निर्धारित जो पीड़ित है उसकी सहमति जो होगी वो भी महत्वहीन होगी, क्योंकि यदि आप उसको किसी भर्ती, परिवहन, आश्रय या किसी व्यक्ति के नियंत्रण में रखने के लिए सहमति प्राप्त करना या प्रलोभन, भुगतान या लाभ प्राप्त करना ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें कानून तो अपना काम करेगा। ये न्याय संहिता है साहब, दंड संहिता नहीं है। पहला तो एक याद रखें। दूसरा, ये बार बार कर रहे थे कि वहां पर लड़कियों को छेड़ा जा रहा था। इतनी शर्मनाक आप बात कर रहे हैं, स्पष्टता से यदि कोई आपके पास प्रमाण है तो बताइए। वहां लड़की रो रही थी, वहां पर कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने बताया, और हमारे जो बजरंग दल या अन्य जो हमारे वहां के नागरिक भी होंगे, उन्होंने जाकर के पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जांच की, FIR की, और जो तथ्य सामने आया उस आधार पे देखिए आप, जमानत मिली क्या उनको? सेशन कोर्ट में जमानत मिली क्या उनको? नहीं मिली ना। तो उस आधार पर मामले बने। और दूसरा, ये कौन सी एजेंसी चलाते हैं साहब?
ये कौन सी एजेंसी चलाते हैं जहां रोजगार देने जाते हैं? वो जो बहनें हैं, आदिवासी बहनें हैं, वो वहां पर जहां पर से उनको लेकर के आए हो, वो 2 नने कहां की थी? एक उत्तर प्रदेश की, एक मध्य प्रदेश की। वो उसको पता चल गया कि हमारे अबुझमाड़ में ये लोग बेरोजगार हैं, और वो लेकर के कहां जाती हैं? आगरा। और दर्द कहां होता है? केरल में। दौड़ भाग कहां होती है? केरल में। दर्द कहां होता है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं। दर्द होता है राजीव चंद्रशेखर जी को भी। सुनील जी, दर्द सिर्फ राहुल गांधी को नहीं होता, चंद्रशेखर जी को, राजीव चंद्रशेखर जी को होता है। दर्द जो होता है वो अनूप एंटनी को होता है, दर्द कांग्रेस को भी होता है, दर्द बीजेपी को भी होता है। क्यों होता है दोनों? किसी को भी दर्द होता हो, हमको दर्द होता है छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए, हमको दर्द होता है हमारी आदिवासी बेटियों के लिए, और हम सब अपनी आदिवासी बेटी के लिए खड़े हैं। और आज की घटना बताऊं, एक मदर टेरेसा नाम की स्कूल में घटना घटी। एक बच्ची जो यदुवंशी है, यादव है, राधे राधे बोल दी, तो मिशनरी स्कूल की प्रिंसिपल उसके मुंह में टेप लगा करके उसको पीटती है। इस देश के अंदर में राधे राधे बोल करके अभिवादन करना, ये क्या यदुवंशियों के लिए इस प्रकार का रोकने का काम करेंगे? शर्म नहीं आती? कितनी नफरत पाले बैठे हो, कहां छाती पीटते रहते हो, कितनी सनातन से सुनील जी, और आप एक बात बताओ, हम उदार हैं करके आप इस देश में अपना ये सब कुछ कर पा रहे हो, और आप पंथ वाले हो, धर्म वाले हैं। धर्म उदार होता है और पंथ कट्टर होता है। सुनील जी, मुझे ये बताइए, कोर्ट में जमानत का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगी पुलिस या जांच एजेंसी या सरकार? इसको लेकर के आप लोगों ने कोई मन बनाया है क्या? क्योंकि केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बना लिया, उन्होंने बता दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह जी ने आश्वासन दे दिया। तो आपकी बात इधर अलग है और उधर से जो कार्रवाई होगी वो अलग है। फिर वो कहा जाता कथनी और करनी का अंतर वो दिखेगा। इसलिए आप बताइए, स्टैंड अभी क्या है आपका? पहले दिन से सभी लोग हम अपनी आदिवासी बहनों के हित में खड़े हैं, मानव तस्करी के विरोध में खड़े हैं, प्रलोभन लालच के विरोध में खड़े हैं। किसका क्या स्टैंड है? इससे कुछ नहीं। हमारा स्टैंड यह है कि हम अपने छत्तीसगढ़िया बहनों की, बेटियों की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, और न्यायालय में जो प्रक्रिया होगी वो कानूनी प्रक्रिया होगी, विधि सम्मत प्रक्रिया होगी। सुनील जी, आप खुद ही कह रहे हैं इसमें धारा 143 लगी है जो तस्करी की है, फिर आप इसको धर्मांतरण क्यों बोल रहे हैं? क्या आप अपनी बात पुलिस तक कन्वे नहीं कर पाए हैं? कोई कंफ्यूजन है क्या? पुलिस को धर्मांतरण नहीं लग रहा, ये बीजेपी को लग रहा है, बजरंग दल को लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है तो फिर पुलिस को क्यों नहीं लग रहा? गड़बड़ हो रही है क्या कुछ बीच में? ना, मैं अब आपको बताता हूं। आप एक बात मुझे बताइए, ये धीरे धीरे सब जगह ये धर्मांतरित लोग बढ़ते कैसे जा रहे हैं? मैं इनसे पूछना वही तो चाह रहा हूं, पूछ रहा हूं, आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको अगर तस्करी का मामला है तो तस्करी बोलिए, इसमें धर्मांतरण का मैं तो जवाब दे रहा हूं ना। जो पुलिस ने एफआईआर किया है वो बीएनएस 143 तस्करी का मामला है, लेकिन उसके अंदर में जिस प्रकार से लोग कार्रवाई करते हैं, धर्मांतरित करते हैं, वो तो दिख रहा है ना लोगों को कि कैसे हमारे यहाँ पर आदिवासियों के बीच में कन्वर्जन बढ़ रहा है। अरुण पन्नालाल जी के पास आता हूं, अरुण पन्नालाल जी के पास आ गया। कारण है वो दिख रहे हैं सारे लोगों को। अरुण पन्नालाल जी, मैं यहां जानना चाहता हूं, देखिए आप लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि युवतियों को छेड़छाड़ की जा रही थी, जो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, कम से कम भले ही वो डरा धमका कर हो, लेकिन मैं देख रहा था उस वक्त, उस पूरे डिस्कशन को, उस महिला की बात को मैंने सुना। उसमें जो लड़कियां हैं और जो नन है वो ये कह रही थी कि हम इन्हें नर्सिंग की पढ़ाई कराने ले जा रहे थे, और जब उस महिला ने कहा कि आप कहां तक पढ़ी हैं तो उसने कहा 10वीं तक पढ़ी। तो 10वीं पहले अगर वो काम कराने ले जा रही थी तो नर्सिंग की पढ़ाई कोर्स कराने ले जा रहे हैं, इस तरह के गलत बयान क्यों दिए गए? तो ऑन रिकॉर्ड में कुछ तो फिजी था। अगर आपको ये सोर्स पर यकीन है कि लड़कियों को छेड़ा गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सोर्स जो दिख रहा है आंखों के सामने, जिसमें सुनाई दे रहा है, उस पर आप बिल्कुल यकीन नहीं, रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है जी। हाँ, वो मैं आपको बता दूं, ये मतलब झूठ का पिटारा ज्यादा देर चलता नहीं है। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि जबरदस्ती ले जा रहे हैं, वो पोल खुल गई है। अब रह गई बात, नंस को बाहर आ जाने दीजिए, उनका बयान होगा तो वो भी पता चल जाएगा। और ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया था। षड्यंत्र ये था कि लड़कियों को इतनी देर तक छेड़ा कि वो रोने लग गई। जब रोने लग गई तब उनने बजरंग दल को फोन करके बुला के कहा लड़कियां रो रही है, संदिग्ध है। ये पूरा ड्रामा है और सारे सबूत हमारे पास है, एक एक करके सारे अभी तो यहाँ पर बैठ करके देखिए सुनील जी, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए आप, हवा बातें भी नहीं सर, ये आप कंट्रोल करिए, आप कंट्रोल करिए, मेरी बात नहीं करना है। सुनील जी,
सुनील जी आप पहले बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ, अमितोष जी के पास भी आ रहा हूँ। ना सुनील जी बोलने दीजिए, सुनील जी प्लीज, सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ। सुनील जी आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट सुनील जी आपसे लूंगा। सुनील जी फाइनल कमेंट आपसे ही लूंगा, तो फिर बंद कर दीजिए। ना सुनील जी आप उन्हीं की बात सुनते रहिए। सुनील जी आपके पास आऊंगा, मैं फाइनल कमेंट आप ही से लूंगा, एक बार उनकी बात रखने दीजिए। फर्जी तो आप लोग कर रहे हो। ना एक एक फर्जरपन सब सारा खुलता जा रहा है। अरुण पन्नालाल जी, अरुण पन्नालाल नहीं है आपके पास अभी। सुनील जी इस तरह से नहीं, सुनील जी इस तरह से नहीं, प्लीज सुनील जी ऐसे नहीं, 1 to 1 नहीं सर, सुनील जी 1 to 1 नहीं सर, सुनील जी अंग्रेजों की गुलामी करने वाले ना प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, ना सुनील जी ये तरीका ठीक, सुनील जी अपनी बात ढंग से रखिए ना, सुनील जी अपनी बात ढंग से रखिए, अपनी बात रखिए। सुनील जी प्लीज आप लोग 1 to 1 नहीं करेंगे सर, सर नहीं टेके थे। सुनील जी प्लीज। और हम लोग 52 साल तक तिरंगा जहाने से ना सुनील जी, ना सुनील जी बस, ना ठीक है सुनील जी इस तरह से नहीं सर, समय खत्म हो रहा ना, आपकी बात सुनाई दे रही ना उनकी दे रही, आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। अरुण पन्नालाल जी की बात पर अमितोष पारीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष जी प्लीज। मैं अब बहुत संक्षिप्त में 2 बार बताना चाहता हूं। पन्नालाल जी आप, अरुण पन्नालाल जी पहले अपनी बात रखिए। पूरी शून्य है। धर्मांतरण के ऊपर जो, धर्मांतरण के ऊपर ये जितनी भी इतिहास की बात करी, हिंदुस्तान में ईसाई धर्म को आए 2000 साल हुए, 200 साल नहीं हुए। पहले वो बात आप ठीक कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में आए 400 साल हुए हैं, मुगल के राज में ईसाई धर्म यहाँ पे स्थापित हो चुका था। इतिहास में पढ़ा दूंगा कभी जरूरत पड़ेगी तो। और हमारे पारिक जी ने अभी जो बताया है, अरे वो सब छोड़ो ना, बात कर लेना फिर से इतिहास की। जब आपके पास इतिहास का नॉलेज नहीं है तो सुन लिया करिए। क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के लिए नहीं बुलाया डिबेट। और जोशुआ प्रोजेक्ट में इन लोगों ने जो रिपोर्ट की बात करी है, या आधी अधूरी रिपोर्ट की है। यही बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट में यही बोला है कि आपने सब झूठे आरोप लगाए हैं, एक भी साबित नहीं। चलिए अमितोष जी के पास आ रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। सुनील जी ठीक है, अमितोष जी बोल रहे हैं। सुनील जी वो आपके पास सिर्फ चिल्लाने के सिवाय ना सुनील जी क्यों आप, सुनील जी आप लगातार क्यों बोले जा रहे हैं? सुनील जी आप लगातार, अमितोष जी बोल रहे हैं, अमितोष जी बोलिए, मैं आ रहा हूं। खुद चिल्लाइए, 2 पॉइंट बोलूंगा। जनता समझती है, पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है अरुण जी ठीक है। हाँ अमितोष जी बोलिए। धन्यवाद। 2 पॉइंट। सुनील जी क्या तरीका है? सुनील जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप इस तरह से कमेंट मत कीजिए प्लीज, आप समझिए ना सर, ये एक गरिमा बनाकर रखिए ना डिबेट की सर। हाँ अमितोष जी प्लीज बात कीजिए। धन्यवाद अभिलाष। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। विक्टिम पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, जो वो क्लेम कर रही है। अभी उसके डॉक्यूमेंट्स आने बाकी है कि वो कहां तक पढ़ी कहां तक नहीं। नन उनको ले जा रही है नर्सिंग स्टडीज के लिए। एलिजिबिलिटी पढ़ लेते नर्सिंग की। To pursue a nursing course, candidates generally need to have completed 10+2 with science subjects, physics, chemistry and biology and English with a minimum percentage of 40 से 50%। झूठ बोल रहा है इतना। अरे फिर बोलने लग गया। अरुण पन्नालाल जी गलत बात, अरुण पन्नालाल जी गलत बात, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके हम नहीं बोलने देंगे। उस वीडियो में रिकॉर्डेड है, उस वीडियो में रिकॉर्डेड है। आप ये बोल सकते हैं कि दबाव बना करके बुलवाया गया, पर बोलते हुए है सर, वीडियो में है। बिल्कुल, अरे हम तो पर्सनली जानते हैं ना, आपके पर्सनली जानने से कुछ नहीं होता ना सर, मतलब सारा दबाव इन्हीं पर बनाया गया। उस पीड़ित युवती ने जिसने बयान बदला उस पर दबाव नहीं बन सकता क्या सर? ना ऐसा नहीं है सर, सभी के अपने अपने पक्ष हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। वो अपने हाँ पन्नालाल जी आप अपनी थ्योरी सभी पर मत थोपिए। आपका पक्ष रखा आपने, अब वो अपना पक्ष रख रहे हैं, सबके पर्सपेक्टिव में क्लियर होने दीजिए सर। जी बोलिए पारिक जी। धन्यवाद अभिलाष। एक तो उनकी साफ स्टेटमेंट से पता चला कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रही, तो किस लिए ले जा रहे थे वो अपने आप संदिग्ध और प्राइमा फेस हो जाता है। कोर्ट के माध्यम से उनको बेल नहीं दी गई है, दोनों बार दी गई, एनआईए और जुरिसडिक्शन में भी है, बेल नहीं मिली। तीसरी बात, अभी ये ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन का एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर के बाद चालान होगा, ट्रायल होगा, पता चलेगा क्या विषय है। चौथी बात, क्या ऐसा नहीं है कि विटनेस हम देखे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कन्वर्जन नहीं हुए। अभी 2018 में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 हेल्ड फॉर ट्राइंग टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी इन ट्राइबल प्लेट ऑफ जौनपुर। आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्जन रैकेट चल रहा था, छत्तीसगढ़ में चल रहा था। हमें पता है देश में कन्वर्जन चल रहा है। बस इतना था कि पहले नाखून खींच के कन्वर्ट कराते थे, ये अब ये है कि प्रलोभन देके करते। ठीक है, जल्दी से आ जाता हूं सुरेंद्र जी अपना कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट में सुनील जी से लूंगा। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जांच एजेंसी नहीं है जो ये तय करें कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी तो यह मांग है कि न्यायाधीश के समक्ष बयान करवाया जाए प्रभावित और पीड़ितों का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हमेशा उजागर हुआ है, चुनाव के समय यही महसी भोज कराते हैं और चुनाव के बाद इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड अमित शाह जी के बयान से स्पष्ट हो गया है। एक तरफ ये एफआईआर करवाते हैं,
दूसरी तरफ से ये जमानत का विरोध नहीं करने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार से, और एक महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ये 29/6/2025 का की ये खबर है। यहां मिशनरीज का हॉस्पिटल एक धमतरी में पठेना में है, उसमें भी इस तरह से जाके गोबर लिपा गया, उन्मादियों के द्वारा वहां उत्पाद मचाया गया। और यदि कन्वर्जन का यही उद्देश्य होता तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्वयं वहां पर पढ़े। राजधानी में जितने बड़े स्कूल है, सालेम, भारत माता, होली क्रॉस, सेंट जेवियर, पलोटी, वो तमाम मिशनरी चलाती, सारे के सारे बच्चे कन्वर्ट हो गए क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को उजागर तो प्रभावितों ने किया है। जो बयान आया है उसमें स्पष्ट आरोप है कि दुर्भावनापूर्वक उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। और बयान क्यों नहीं करवाते ये? तो ये बेवजह जो है इस प्रकार के मसलों को, मुद्दों को हवा देते हैं ताकि इनकी जो अकर्मण्यता के चलते जो सरकार नाकाम हुई है उसकी नाकामी छुपाई जा सके। ठीक है सुनील जी, कौन जीतेगा, केरल बीजेपी या छत्तीसगढ़ बीजेपी? सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं। इस पूरे मुद्दे पर कौन जीत रहा है? मैं धर्मांतरण क्रिश्चियन हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूं। केरल बीजेपी का पक्ष जीत रहा है, वो सही साबित होने जा रहा है। आप विरोध नहीं करेंगे कोर्ट में, या फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी अपनी बात पर अड़िग रहेगी और सरकार जमानत का विरोध करेगी? क्लियर कीजिए सर। देखिए, ये केरल बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी नहीं, ये कानून व्यवस्था का मामला है। न्यायालय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को नष्ट काम करता तो हुड़दंगी जेल के पीछे होते। सुरेंद्र जी बोलने दीजिए, सुरेंद्र जी बोलने दीजिए। छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों को यदि बरगलाओगे और ऐसे करेंगे तो हम सहन नहीं करने वाले। ठीक है, ठीक है, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया। 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 सुरेंद्र जी, सुनील जी, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया। सुनील जी और सुरेंद्र जी का ऑडियो डाउन कर रहा हूं, बहुत माफी के साथ, विनम्रता के साथ आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं। यह बहुत विकट स्थिति है बीजेपी के सामने इस वक्त, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, केरल के चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। साउथ में बीजेपी को अपनी पकड़ बनानी है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद ठीक ये सेमीफाइनल है, विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर यह मुद्दा केरल में गरमा गया और ननों को जमानत नहीं मिली तो बीजेपी को नुकसान तय माना जा रहा है। अब बीजेपी का आला कमान डिसाइड करेगा कि वो छत्तीसगढ़ में अपने कोर मुद्दे धर्मांतरण और ईसाई समुदाय पर होने वाले लगातार उसके आक्रमण के साथ खड़ी रहती है, या फिर केरल के तात्कालिक लाभ को देखते हुए यहां पर वो उस तरफ जाती है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी, केरल बीजेपी वर्सेस छत्तीसगढ़ बीजेपी। धर्मांतरण पर बीजेपी का आला कमान अब केरल बीजेपी के साथ जाएगा या छत्तीसगढ़ बीजेपी के साथ, यह वक्त बताएगा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन कह दिया था कि बीजेपी यहां पर बुरी फंसी हुई है, छत्तीसगढ़ बीजेपी पर बहुत दबाव है। अब देखते हैं कि यह दबाव बीजेपी सरकार को फैसले बदलने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम अपने मेहमानों का। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, सुनील चौधरी जी आपका शुक्रिया, अरुण पन्नालाल जी आपका शुक्रिया, अमितोष पारिक जी आपका शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।